सेकंड, हाँ एक सेकंड। सभी अजीम प्रेमजी स्कूल दिनेशपुर के छात्र हैं। आज के कार्यक्रम के होस्ट हम लोग हैं। आप सुन रहे हैं बदल 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। आज के मेहमान हैं सर करण। तो सर पहले आप अपने बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मेरा नाम करण है और मैं वैसे हल्द्वानी में रहता हूँ, लेकिन मैं अल्मोड़ा से हूँ और मैं एक म्यूजिशियन हूँ और राइटर भी हूँ और सॉन्ग राइटर भी हूँ। तो मैं 2019 से मैं पहाड़ी गाने जो है वो नए परिवेश में करने का प्रयास कर रहा हूँ 2019 से। तो मेरा जो स्टेज नेम है वो है केदारनाथ, और वैसे मेरा नाम करण है लेकिन मेरा जो स्टेज नेम है वो है केदारनाथ। तो मैं केदारनाथ नाम से करता हूँ। इसको आप एक प्रोजेक्ट कह लीजिए या मेरा आर्टिस्ट नाम कह लीजिए। तो आप लोगों के सामने केदारनाथ। आपने अभी अभी एक फोक सॉन्ग रिक्रिएट करा है जो बहुत पसंद हो रहा है, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए और हम उसे सुनना भी चाहेंगे। अच्छा जी, अभी मैंने एक फोक सॉन्ग क्रिएट किया था मासी का फूला नाम से। तो एक्चुअली वैसे तो वो एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है, बहुत सालों से गाया जा रहा है, कम से कम 100-200 सालों से वो गाना गाया जा रहा है हमारे पहाड़ों में। लेकिन मेरा उस सॉन्ग को लेके थोड़ा सा जो व्यू है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूँ उस गीत को लेके। तो जो मासी का फूल है, वैसे तो सिंपली एक फूल है ना, मासी का फूल है, मासी का फूल। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मासी का फूल ना होके मेरे लिए एक होप है, मतलब मैं उसको कह सकता हूँ एक फ्लावर ऑफ होप, एक उम्मीद का फूल। तो मैंने उसको वैसे देखा। उसके लिरिक्स जो हैं ट्रेडिशनल हैं और बाकी लिरिक्स मैंने लिखे भी थे उसके अपने। तो मैं आपको थोड़ा सा उसको सुनाता हूँ। आपने पहला गाना कौन सा रिक्रिएट किया या गाया, बताइए। हाँ, पहला गाना एक्चुअली मैंने 2019 में रिक्रिएट किया था। और हमारे कुमाऊँ के एक बहुत प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं, राइटर और मैं कहूँगा सिंगर भी कह सकता हूँ उनको, पोएट हैं वैसे, जन कवि जिनको कहा गया, गिरदा। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था शुरू से और उनकी कविताएं मैं पढ़ा करता था। तो उन्हीं का एक गीत था ओदिगो लाली करके। तो उसको उसी से मैंने अपना जो पहाड़ी वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है केदारनाथ, वो मैंने स्टार्ट किया था। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। ओदिगो लाली गाना है। ये गाना उन्होंने एक गांव की शाम के ऊपर लिखा था। इस गाने को अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किसी नीचे गांव है घाटी में और ऊपर पहाड़ की चोटी में एक आदमी बैठा है जो कि जिसने गाना बनाया है, और वो ऊपर से नीचे देख रहा है गांव में क्या हो रहा है। तो गाने का नाम है सावनी सांझ। सावन में क्या होती है? बारिश होती है। तो जब सावन की बारिश हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? ठंडा सा हो जाता है, पहाड़ थोड़े क्लियर दिखने लग जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो देख रहा है और देख रहा है कि गाँव में क्या हो रहा है। तो वो एक गाँव का सीन देख रहा है, क्या क्या हो रहा है।
चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी के गीला धुआं है। मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी के गीला धुआं है। साग क्या झोंका के गाँव में है काहे, ओ ईजा गंध निराली, गंध निराली। अच्छा, उसने आमा को देख लिया, अब वो ऊपर देख रहा है। कासे की थाल सा चांद टका है, कासे की थाल, कासे की थाली पता, इधर की थाली, कासे की थाल सा चांद टका है, पात दही का परोस दिया है। दूर कहीं कोई छेड़ रहा है, ओ ईजा योनी सुराली, जोरा मुरली का सुर लगा है, ओ मोरे आरे ओले ओलाली, ओले ओलाली। आप किस किस भाषा में गाना गाते हैं? हाँ, मैं वैसे तो इंग्लिश में भी गाता हूँ, हिंदी में भी गाता हूँ, पहाड़ी में भी गाता हूँ, पंजाबी में भी गाता हूँ। लेकिन मैं अभी जो प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है उसके बाद में पहाड़ी गाने को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, तो अभी मैं पहाड़ी में ही गाने गाता हूँ। पहाड़ी एंड हिंदी कह सकते हैं आप, मिक्स। तो आप गानों का चयन किस तरह करते हैं? क्या कभी कॉपीराइट के इशू भी आते हैं? कॉपीराइट के इशू से कभी बचा जा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली ये थोड़ी सी लंबी बात है। तो 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं सोचा था कॉपीराइट या किसी भी चीज़ के बारे में। मैं बस आप लोगों की तरह ही बिल्कुल यंग, और उस टाइम पे मेरा बस ये रहता था कि गाने सुनो, जो गाना मुझे अच्छा लगता था मैं उस गाने को गा देता था। मेरे को म्यूज़िक प्रोडक्शन की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं वो करके गा देता था गानों को। ठीक है, मैंने उस टाइम पे कॉपीराइट के बारे में कुछ नहीं सोचा। अच्छा, आपने पहला सवाल ये पूछा कि मैं गानों को कैसे सेलेक्ट करता हूँ। तो पता नहीं, शायद ये मेरा तरीका है सेलेक्ट करने का। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज में बिलीव नहीं करता हूँ, कि जो कहीं सुनाई जो बातें हैं उसको ना मानते हुए मैं अपने मन की सुनता हूँ। कि हो सकता है मुझे कोई गाना क्यों पसंद आ रहा है, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं चलता, मुझे बस वो अच्छा लगता है, मुझे वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होता हुआ दिखता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसे प्रेफरेंस देता हूँ किसी गाने को। जैसे मैंने 4 गाने सुने, एक गाना मुझे ज़्यादा हिट किया, कहते हैं इसको, कि एक गाना सुन के मुझे चल रहा है कि हाँ, इस गाने पे मैं काम कर सकता हूँ, इस गाने को मैं बना सकता हूँ। बस सिंपल सा प्रोसीजर है, मैं मन की सुनता हूँ। ऐसा नहीं कि इस गाने में इतने व्यूज़ आ जाएंगे, इतने गाने में ये हो जाएगा, ऐसा मैं कभी नहीं सोचता। मेरा म्यूज़िक का ये रहा ही नहीं। और दूसरी चीज़ जो आपने बोली कॉपीराइट की, कॉपीराइट इश्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप एक किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना म्यूज़िक अगर दे रहे हो, तो आपको ये देखना होता है कि आप किसी का गाना बिना परमिशन के तो नहीं कर रहे हो, या आप कहीं से कोई धुन चुरा तो नहीं रहे हो सीधे सीधे, या आप किसी के लिरिक्स तो नहीं चुरा रहे हो, या कहीं से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मैच तो नहीं कर रही है, एज इट इज़ तो नहीं हो रही है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उस केस में आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है यूट्यूब के केस में, और प्लेटफॉर्म्स में आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। तो कॉपीराइट का आप इस तरीके से ध्यान रखते हुए चलते हैं। सर, तो अभी तक आपने कितने गाने बनाए हैं, और वो उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन से गाने हैं? उसमें से मैंने अभी तक कम से कम 40-50 गाने बनाए होंगे, 50-60 भी कह सकते हैं एक बारी को। तो उसमें से पॉपुलर मेरे गाने, एक्चुअली मेरा जो एक पहले चैनल था, ऐसा था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, अभी आपने कॉपीराइट वाली बात जो पूछी थी उसको मैं इसमें ब्रैकेट में करके बता रहा हूँ, कि जो मेरा पुराना चैनल था, पुराना चैनल एज इन कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने गाने बनाए, और उसमें सभी में ठीक ठाक व्यूज़ मेरे आते थे, पॉपुलर वो गाने होने लग गए थे। वैसे तो एक गाना था मेरा जी रहा जाग रहा करके, उसमें
मतलब 1 लाख प्लस व्यूज़ थे उसमें। तो वो सब पॉपुलर सबसे ज़्यादा वो हुआ था, फिर ओदिगो लाली हुआ था, ये सारे गाने मेरे पॉपुलर हुए थे। बट मैंने कॉपीराइट का ध्यान नहीं दिया एक गाने में, तो उस गाने की वजह से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, बार बार आई थी, तो उस वजह से मेरा वो चैनल जो था वो डिलीट हो गया। तो चैनल डिलीट हो गया तो मैंने वो दूसरा चैनल स्टार्ट किया, जो कि मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया झाड़ू से। तो इसलिए अब उस चैनल में जो है अभी फ़िलहाल मैं काम ही कर रहा हूँ। तो और मैं वैसे भी मेरा जो वर्क फ्लो मेरा रहता है, कभी भी पॉपुलैरिटी और व्यूज़ को लेके नहीं रहता है। हमेशा चाहे मेरे 2 व्यूवर्स हों, 2 लिसनर्स हों, लेकिन वो मेरे गानों को सुने और मेरे से कनेक्ट करें, ये ज़्यादा रहता है। और वो मतलब कौन से चैनल में? हाँ हाँ हाँ, मेरा चैनल है, मैंने बताया आपको, केदारनाथ करके, KEDAR, हाँ KEDARNAAD नाम से। तो वो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे गाने उसमें मिल जाएंगे। आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी और आपने कभी अपने करियर में डाउनफॉल फेस किया? ये तो बहुत ही सभी करते हैं। मैंने क्या किया, सभी करते हैं और सभी करेंगे और सभी को करना भी चाहिए साथ में, है ना। कई बार हम उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चले जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी गलतफहमियाँ आ जाती हैं चीज़ों को लेकर। जैसे मैंने जब सॉन्ग स्टार्ट किए थे तो सारे सॉन्ग्स एक तरीके से कहा जाए कि उनमें बहुत अच्छे व्यूज़, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और ये सारी चीज़ें मुझे मिलने लग गया था। तो उस केस में क्या हुआ कि मैं बस गाने बनाता चला गया, मैंने सोचा ही नहीं कोई चीज़ के बारे में। तो जब मेरा चैनल डिलीट हुआ था तो उसके बाद मतलब आई हैड अ वेरी मैसिव डाउनफॉल, और मैंने हॉल्ट किया था 1 साल के लिए। 1 साल के लिए मैंने म्यूज़िक पूरा ही अपना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने 2019, 20, 21, 24 तक मैं वो गया था चैनल मेरा। तो मेरी 4-5 सालों की मेहनत एकदम से चली गई थी, मेरे सारे गाने जा चुके थे और मेरे पास कुछ भी नहीं था, एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। और जब मैंने अपना चैनल दोबारा बनाया, जब मेरा पहला चैनल था तो उसमें आई गेस 8,000 समथिंग सब्सक्राइबर्स थे। बट जो मैंने अभी बनाया है, इट इज़ इन अ बिगिनिंग स्टेज। तो वो जो बीच का समय था मेरे लिए 1 साल का, वो मेरे लिए मैंने डाउनफॉल फेस किया उसमें। सर, इस वक्त रिक्रिएशन की एक बाढ़ सी आ गई है। नई पीढ़ी भी अब पुराने गीतों को नए अंदाज में गाती है। तो क्या चुनौतियां हैं आप लोगों के सामने बुद्ध नया करने का? तो जो चुनौतियाँ, वैसे तो मैं इसको चुनौती तो नहीं कहूँगा, ये सिर्फ एक मतलब क्रिएटिव तरीके की एक बात है कि मतलब जैसे हर आर्टिस्ट अपने आप में क्रिएटिव है। तो उस केस में ये होता है कि हर कोई नए गाने बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट आप लोग एक चीज़ नोट करते होंगे कि हमारे जो उत्तराखंड में जो गाने बनते हैं वो ज़्यादातर थोड़े बीट ओरिएंटेड बनते हैं, है ना। डांस करने वाले गाने ज़्यादा बनते हैं। आप लोगों को ऐसे गाने थोड़े से कम मिलेंगे जिन गानों को आप ऐसे बैठ के सुन सकें। क्योंकि जब भी हम पहाड़ी गानों की बात करते हैं तो उसमें हम क्या सोचते हैं, हम तुरंत उठ के डांस वाले फॉर्म में आ जाते हैं। अरे पहाड़ी गाना लगाओ का मतलब ये होता है कि पहाड़ी गाना लगाओ मतलब डांस करते हैं, ठीक है। बट मेरी जो अप्रोच है इट इज़ वेरी डिफरेंट। मैं जितने सॉन्ग्स बनाता हूँ आपको उसमें डांस से कर ही नहीं पाओगे क्योंकि उसमें वो डांस सॉन्ग्स नहीं होते, वो लिसनिंग वाले सॉन्ग्स होते हैं। अभी तक ऐसा है ना, हमारे वहाँ ऐसा एक चीज़ हो गई है जो कि हम लोगों के दिमाग में आ गई है कि पहाड़ी गानों में बस वही 4-5 चीज़ें आती हैं, नथुली, झुमका, ठुमका, पिछौड़ी, घाघरा, जो भी है। तो वो जो चीज़ है सिर्फ उतने तक सीमित नहीं है। आप लोग अगर पढ़ेंगे तो हमारा जो कुमाऊँ का जो साहित्य है और जो हमारी पोएटिक, हमारा जो नॉलेज है पोएटिक, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर कविताएं आपको मिलेंगी इसमें, बहुत सुंदर सुंदर, जिसको आप सुनोगे तो आपको पहाड़, सभी बच्चे पहाड़ जाते रहते होंगे अपने, तो वहाँ का जीवन यहाँ के जीवन से कितना अलग है, कितना कितना क्या कहेंगे उसको, नेटिव आप लोग फील करते होगे वहाँ पे। कि मतलब वहाँ आप पानी लेने के लिए नीचे से पानी लेके जा रहे हो, वहाँ थोड़ा ऊपर जा रहे हो तो वहाँ पूरा हरियाली दिख रही है आप लोगों को, गाय बकरियाँ दिख रही हैं, हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं, हिमालय दिख जा रहे हैं सामने, ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उन गानों में नहीं मिलेगी जिन गानों में आप डांस करते हैं। उन गानों में आपको बहुत ही क्या कहेंगे उसको, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लिटरेचर आपको मिलेगा कुमाऊँ का। जबकि आप अगर और गाने सुनोगे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी मेरे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आप सुन सकते हो, और जो कि उसमें वैसा साहित्य के बारे में बात उसमें चल रही है कि जो हमारे यहाँ के पहाड़ हैं या जो हमारे यहाँ के पेड़ हैं, जो भी हैं इस तरीके की, तो मैं उस तरीके का म्यूज़िक बनाता हूँ। और जहाँ तक बात है कि
मैं क्या सोचता हूँ कि मैं कैसे नया नया म्यूजिक बनाता हूँ, उसमें चुनौती ऑब्वियसली होती है, बट इसको चुनौती की तरह मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि ये एक क्रिएटिविटी है बेसिकली। मैं क्या सोचता हूँ कि मैंने अभी जो गाना बना लिया है, इसके बाद में और इससे क्या अलग बना सकता हूँ, बेहतर नहीं अलग। बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, बेहतर तो बेहतर बेहतर करते हुए तो फिर बेहतर कहाँ जाएगा ऐसा। तो इससे अलग क्या बना सकता हूँ, थोड़ा सा अलग, जो मेरा अपना म्यूज़िक, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था म्यूज़िक तो मैंने अपने लिए एक रोड मैप बनाया था कि मैं ऐसे सॉन्ग्स बनाऊंगा और ऐसा ही मैं काम करते हुए चलूँगा, है ना। तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ ये है कि हमारे वहाँ लिखने वाले लिरिसिस्ट ढूंढने में और थोड़ा कॉम्पोजिशन वगैरह को आइडेंटिफाई करने में, थोड़ा अपनी फील पकड़ने में मुझे प्रॉब्लम होती है। कई बार मैं खुद भी बजाते बजाते मैं पहुंच जाता हूँ इस वाले जोन में कि फिर मुझे याद आता है, अरे नहीं ऐसा ये ज़्यादा हो जाएगा मेरे, मैं ऐसे गाने नहीं बनाता, वापस आओ। फिर मैं वो स्लो वाले सॉन्ग, फिर मैं ऐसे ऐसे, तो यही होता है मेरे साथ बस। इस वक्त बच्चे म्यूजिक बहुत सीख रहे हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई के अलावा आर्ट्स के फील्ड में भी जाए, चाहे तो कोई भी आर्ट्स फॉर्म हो। तो क्या आर्ट्स फील्ड में करियर है? और आज के समय में क्या संगीत हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली आर्ट जो है अनिवार्य, मतलब समझते हैं आप लोग, कंपलसरी। आर्ट कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और सब, हर एक बच्चा आर्ट आपको करनी चाहिए। मैं सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन डांसिंग या फिर आर्ट, स्केचिंग या पेंटिंग वगैरह कहते हैं, जो जितने भी फॉर्म होते हैं आर्ट के, या फिर आप लिखना के लीजिए, आपको वो करना ही चाहिए। क्योंकि जो आर्ट होती है, आर्ट में कलेक्टिवली बोल रहा हूँ आर्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आप लोगों के मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है ना। पढ़ाई तो हम देखते हैं, हम पढ़ लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, पढ़ के तो हमें चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है, पढ़ना इज नोइंग समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को जानना। लेकिन जानने के लिए आपका प्रोसेसर दिमाग भी तो होना चाहिए, तो उस दिमाग को जो पावर करता है, फ्यूल करता है, वो आर्ट है। तो आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में है, मैं उनसे भी कहूँगा स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है, स्पोर्ट्स भी करना चाहिए, लेकिन एक आर्ट आप अपने साथ ज़रूर रखो। चाहे आप पेंटिंग करो, चाहे आप गाओ, चाहे आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करो, चाहे डांस करो, चाहे स्केचिंग करो, पेंटिंग करो, कुछ भी करो, आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें जहाँ तक करियर की बात है, बहुत करियर है बेटा, है ना। आप अगर जाएंगे तो सिर्फ, अगर आप गवर्नमेंट को ना देखें, गवर्नमेंट में तो है ही, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट में इसमें जॉब्स नहीं है, सब कुछ है। इसके अलावा आप फ्रीलांस भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। आप इसी प्लेटफॉर्म को डिजिटाइज भी कर सकते हो, ठीक है, डिजिटल आर्ट्स भी होती हैं, आप एनिमेशन में जा सकते हो, पता होगा। म्यूजिक में सिर्फ यही थोड़ी है मैं गिटार लेके गाना गा रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन में भी हूँ, मैं गाने बना रहा हूँ, मैं सिर्फ बीट्स बना रहा हूँ, मैं गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सा करियर आपको मिल जाएगा। डांस में इवन आप लोग कोरियोग्राफर बन सकते हो, है ना। आप कितनी चीज़ें, आउटसोर्सिंग का टाइम आ गया, आप यहाँ बैठ के यूएस में किसी को किसी का काम कर रहे हो सकता, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो जो स्कोप रिजिड बहुत छोटा हुआ करता था, आज वो काफ़ी बड़ा हो गया, है ना। और अगर कोई स्कोप नहीं है, जीरो स्कोप है, आपको नहीं फॉलो कर परस्यू करना है, आर्टिस्ट नहीं बनना अगर आपको, तब भी आपको एक आर्ट फॉर्म अपने साथ लेके चलनी ही चाहिए, कंपलसरी। मैं इस बात में कर लो नहीं कर लो नहीं कहता हूँ, यू हैव टू डू इट, आपकी होनी ही चाहिए। कुछ नहीं आता, नहीं गा पाते हो, नथिंग, सिर्फ ड्राइंग बनाओ, डू इट। ड्राइंग नहीं आती, डांस करो, ठीक है, बट डू समथिंग, ठीक है। आपके रेड मॉडल कौन है, या किसी से आपने प्रेरणा लिया? कौन लोग हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? ओके, रोल मॉडल्स मेरे तो वैसे मेरा जो रोल मॉडल है वो गिरदा है, गिरीश तिवारी गिरदा, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा है और मैंने बहुत ज़्यादा जुड़ाव में, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे और पहाड़ के बीच में अगर कोई पुल है तो वो सीधे सीधे मैं ओपन बोलता हूँ, गिरदा ही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा तो उन्होंने मुझे वो डायमेंशंस दिखाए, उनकी कविता में मुझे वो पढ़ने को मिलता है जो मुझे सीधे सीधे मेरे पहाड़ से कनेक्ट कर देता है, क्योंकि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड लिखते ही नहीं चीज़ों को, सिंपल लिखते हैं। अभी मैंने आपको गाना सुना, उसमें आमा का चूल्हा जला है और धुआं निकल रहा है, आप थोड़ी देर के लिए वहीं पहुंच गए होगे, है ना। तो वो ऐसे लिखते थे कि आप उनको सुनोगे तो आप उसी जगह पहुंच जाओगे जहाँ पे वो है। तो व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो आई वाज वर्किंग देयर फॉर 2 years, और मैं बहुत ज़्यादा वाली लाइफ से थोड़ा सा, हाँ, स्ट्रेस काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मेरे को रास नहीं आ रही थी वाली लाइफ। बट जब मैं जो मेरा वापस आने का जो मेरी प्रेरणा थी, वो गिरीश तिवारी गिरदा जी थे, तो मैं उनसे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता हूँ और वही मेरी इंस्पिरेशन है। और दूसरा सवाल क्या था?
क्या था लास्ट में? आपको किसने प्रभावित करा? हाँ, मुझे गिरजा ने प्रभावित किया, यही शायद होता कि सबसे ज़्यादा मेरी प्रेरणा वही रहे हैं। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। बचपन में मैं 12th तक म्यूज़िक में मेरा कुछ भी नहीं था, सिंपली, ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत पुरानी बात है, व्हेन आई वाज इन 12th, इट इज़ इन 2010 में आई वाज इन 12th, और उस टाइम पे म्यूज़िक का कुछ नहीं होता था हमारे स्कूल में, तो मैं म्यूज़िक प्ले नहीं करता था। बट हाँ, धीरे धीरे करके मैंने वो ये कहा ना, मेरे अंदर से मुझे आर्ट करना था, तो मैं ड्राइंग भी करता था, मैं डांस भी करता था, और मैं म्यूज़िक भी आता था मेरे दिमाग में, गाता भी था। बट फिर होता है चुनाव का टाइम, तो मैंने फिर एक चीज़ चुनी, मुझे लगा इस चीज़ से मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाऊँगा। हम आर्ट से क्या करते हैं, हम आर्ट से अपने आप को एक्सप्रेस ही तो करते हैं, अपने भावों को प्रकट ही तो करते हैं, ये तो करते हैं। तो मुझे लगा कि क्या मैं ड्राइंग से कर पाऊँगा, बिल्कुल कर पाऊँगा, क्या मैं डांस से कर पाऊँगा, बिल्कुल कर पाऊँगा, लेकिन मैं अपने म्यूज़िक से सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाऊँगा अपने आप को, अपने विचारों को, अपने भावों को, है ना। तो उसमें ही मेरा जो बचपन है, कह सकते हैं कि उन्हीं चीज़ों को ढूंढते हुए चला, ठीक है। ओके, तो अंत में हम एक गाना सुनना चाहेंगे, और हमारे बच्चों के लिए, तमाम बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज, म्यूज़िक में करियर को लेके कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ आर्ट फॉर्म को फॉलो कीजिए, और मैं बहुत मतलब खुशकिस्मत भी हूँ कि मैं जो यहाँ पे आया हूँ, और आज मुझे जो भी सुन रहा है, अगर ये वाली बात अगर मेरी कोई सुन रहा है, तो प्लीज़ आप आर्ट ज़रूर फॉलो कीजिए। बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ। हम ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम पढ़ाई करते हैं और दूसरा टाइम हम स्पोर्ट्स में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्पोर्ट्स में आते हैं, हम सोचते हैं मैनेज हो रहा है, बट अगर आर्ट आ जाएगी तो आपको चीज़ों का एक बड़ा व्यू मिलेगा। और क्रिएटिव होना हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है बेटा, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, क्रिएटिविटी पता है ना सबको, वो हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है। एक ना एक बार आपका टाका ज़रूर भिड़ेगा क्रिएटिविटी से, जहाँ पे आपको कुछ भी काम कर रहे होगे, आपको वहाँ पे क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो क्रिएटिव कौन होगा? जो आर्ट को समझता होगा, ठीक है। तो यही मेरा मैसेज है सबको कि आप लोग प्लीज़ आर्ट को फॉलो कीजिए, ठीक है, और कोई एक सब्जेक्ट पकड़िए और उसमें उसको अपने साथ जीवन भर लेके चलिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे जीवन में, ठीक है। और एक गाना आप कह रहे हैं सुनाने के लिए, तो एक गाना है, कविता है जो मैंने कंपोज करी थी, ये शेरदानपढ़ के बारे में सुना? शेरदानपढ़ के बारे में, हमारे वहाँ के कवि हैं शेरदानपढ़, और जो कि हास्य कवि माने जाते थे, लेकिन उनका कार्य वैसी कविताओं में भी बहुत है, गंभीर कविताएं, और एक्टिविस्ट पोएट भी थे वो। तो उनकी एक कविता है, तो वो मैं सुनाता हूँ आपको, मैंने कंपोज की थी।
पूछा थैंक यू सर। सर जैसे जब भी हम पहाड़ी सॉन्ग गाते हैं मतलब उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जो बहुत हार्ड होता है मतलब पहाड़ी लैंग्वेज में, तो उस मतलब उस तो आपके मतलब साथ कभी ऐसा होता है कुछ हार्ड वर्ड गाते समय? बिल्कुल होता है और वही मेरी रिसर्च है। एक्चुअली मैं ज़्यादातर हल्द्वानी में रहा हूँ तो मुझे भी ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये हार्ड वर्ड वाले। बट मैं उस केस में क्या करता हूँ ना, मैं आमा बुबू के पास जाता हूँ, समझ लो इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, दादा दादी के पास जाता हूँ, आमा बुबू हमारे नाना नानी दादा दादी के पास जाता हूँ, वहाँ जाके पूछता हूँ इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। और आजकल तो ऐसी चीज़ें गूगल में भी अवेलेबल हैं और शायद हो जाएंगी जिसमें आपको पहाड़ी का जो वर्ड्स का मतलब है वो आपको, हालांकि कुछ वर्ड्स बहुत हार्ड हो जाते हैं बट स्टिल मैं यही करता हूँ। मेरा आज भी अप्रोच ये है कि मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ, ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो यही मेरी अप्रोच रहती है। और पूछना है किसी को कुछ? नो क्वेश्चंस? हो गया? ओके ओके।